एक शहर में मीना के साथ उसकी दो बहुएं रहा करती थी। प्रिया एक गरीब देवरानी और नेहा एक अमीर जेठानी। जिस घर में अमीर गरीब हो वहाँ महाभारत तो होनी ही है। 2 दिन बाद दिवाली का दिन भी आने वाला है और सास किसी एक को 5 तरह का खाना बनाने की जिम्मेदारी देती है। वो कौन सी बहू होगी, ये कहानी जानने के लिए आगे देखते हैं। दिए ले लो, दिए ले लो, दिवाली के लिए दिए ले लो, अच्छी मिट्टी के दिए ले लो। ये सुनते ही गली की कुछ औरतें बाहर आ जाती हैं। अच्छी मिट्टी के सुंदर सुंदर छोटे बड़े दिए देखती हैं। इतने में मीना और उसकी दोनों बहुएं भी आवाज सुनकर बाहर आती हैं। वो देखती हैं गली कुछ औरतें दिए खरीद रही हैं। तभी प्रिया अपनी सास मीना से कहती है, माँ जी, दिवाली आ रही है, क्यों ना मंदिर में रखने और घर के सजावट के लिए सुंदर दिए ले ले। देखिए ये रंग बिरंगे दिए कितने सुंदर लग रहे हैं। बड़ा वाला दिया खासकर मंदिर में रखने के काम आ जाएगा और ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ माँ जी, मुझे ये बड़ा वाला दिया ज्यादा अच्छा लग रहा है। देख ले बहू, जो तुझे सही लगे वही ले ले। एकदम प्रिया अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, 2 दिन बाद ही तो दिवाली है, ये सबसे बड़ा वाला दिया मंदिर के लिए ही सही रहेगा। ठीक है, ध्यान रहे एक भी दिया टूट ना पाए, संभाल कर रखियो। दिवाली पर लगाएंगे तो रौनक ही अलग हो जाएगी। अरे सुन बहू, जरा कुछ काम याद आ गया मुझे, तू खरीद, मैं अभी आती हूँ। अरे बहन जी, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास ऐसे भी दिए हैं जो गिरने के बाद भी नहीं टूटेंगे, पक्के मिट्टी से बने हैं। इतना कहने पर दिए वाला पन्नी में दिए डालकर कहता है, लो बहन जी, आपके छोटे बड़े दिए सब पन्नी में डाल दिए। ये लीजिए भैया पैसे। सामान खरीद रही औरतें दिए लेकर घर जाती हैं। वहीं मीना की बहुएं भी घर आती हैं। छोटी बहू दिए लाकर मंदिर के कोने में रख देती है। तभी उसकी अमीर जेठानी कहती है, वैसे देवरानी जी, तुम इतनी गरीब हो, तुम्हारा पति एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता, लेकिन दिए लेने के लिए तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? मुझे तो लगता है जरूर तुमने माँ जी के पैसे चुराए होंगे। हाँ, या फिर मेरे पीठ पीछे कहीं मेरे पैसे तो नहीं ले लिए तुमने? बस करो तुम। हाँ, मैं गरीब हूँ, मेरे पति इतना पैसा नहीं कमाते, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने चोरी की है। घर खर्च से कुछ पैसे बचे थे जो माँ जी ने मुझे दिए थे, उसी से मैंने ये सब खरीदा है। मैं गरीब जरूर हूँ, मगर पैसा बचाना जानती हूँ। आपकी तरह नहीं हूँ जो फालतू की चीजों में खर्च करूँ। Whatever। प्रिया घर के काम करती है सारे और मैडम नेहा आराम करती है, क्योंकि नेहा तो कामचोर थी और उसे खाना बनाना भी सही से नहीं आता था। सारे घर का काम बेचारी प्रिया अकेले ही करती। शाम के टाइम मीना दोनों बहुओं को बाहर हॉल में बुलाती और कहती है, बहुओं ये बताओ, दिवाली आ रही है 2 दिन बाद, तो कौन सी बहू तुम में से 5 तरह का खाना बनाएगी? माँ जी, मुझे अपनी भी तैयारी करनी है, शॉपिंग पर भी जाना है। आई हैव नो टाइम। मैं ये दिवाली पर खाना वाना नहीं बना सकती। वैसे भी मेरे पास पैसा बहुत है, इसलिए मुझे दिवाली की शॉपिंग्स बहुत सारी करनी है और दिवाली पर काफी ऑफर भी चल रहे हैं। तो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बहुत कुछ करना है। देवरानी जी तो खाली पड़ी रहती है, एक काम करो ना, आप उसे ही कह दीजिए। वैसे भी ये तो फटी चटी साड़ी ही पहनती है। कोई बात नहीं दीदी, मैं इसी साड़ी में खुश हूँ। आपकी तरह मेरे पास इतने पैसे नहीं है ना कि मैं हर चीज में उड़ाऊं। मेरे पति ने मुझे इतने प्यार से ला कर दी है, मुझे अपनी चीजों की कदर करनी आती है। और वैसे भी आपको 5 तरह का खाना बनाना भी तो नहीं आता होगा ना, लेकिन मैं सारी तैयारी अकेले ही कर लूंगी। ठीक है, फिर तू ही दिवाली पर 5 तरह का खाना अकेले बना लियो। याद रहे कुछ गड़बड़ ना हो, भगवान को भोग भी लगाना होगा। भगवान के मामले में मैं कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। प्रिया से अपनी बेइज्जती सुनकर नेहा को बहुत जलन होती है।
क्योंकि घर का सारा काम तो प्रिया ही करती है। नेहा को घर का काम आता ही नहीं था। नेहा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। अब अगली सुबह दिवाली का समय आता है कि नेहा कमरे में अकेले बैठकर अपनी देवरानी को सबक सिखाने का सोचती है। तभी नेहा की माँ का फोन आता है। नेहा फोन उठाकर अपनी माँ का हालचाल पूछती है। तभी उसकी माँ रमा कहती है, क्या बात है बेटी, आज बड़ा परेशान लग रही है। किसी ने कुछ कहा है क्या तेरे को? नेहा अपनी माँ रमा को सारी बात बताती है कि कैसे उसकी देवरानी ने उसकी इंसल्ट की और कहती प्रिया को 5 तरह का खाना बनाने का मिला है, लेकिन मैं उसका खाना बनने नहीं दूंगी और उससे तो मैं बदला लेकर ही रहूंगी। ये सब सुनकर उसकी माँ रमा कहती है, देख ले बेटा, जो करना है जरा ध्यान से करना, कहीं खुद मत फंस जाना अपनी जाल में, समझी? उसी दिन गरीब प्रिया की सास उसे कुछ पैसे देती है, जिससे वो 5 तरह का खाना बनाने के लिए मेवा और खाने का सामान लाती है, साथ ही भगवान जी के सजाने का भी। दूसरी तरफ जेठानी भी शॉपिंग कर लेती है। नई जूती कपड़े लेकर वो घर आती है। प्रिया घर का सारा काम करती, साफ सफाई के बाद मंदिर की सफाई करती। वहीं दूसरी तरफ नेहा आराम फरमाती और प्रिया दिवाली के लिए खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। अब सारा खाना मैंने बना लिया है, मेहमान भी शाम तक आएंगे। ऐसा करती हूँ, मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, बाकी जो रह गया है काम उसे थोड़ी देर में पूरा कर लूंगी। जैसे ही प्रिया आराम करने के लिए अपने कमरे की तरफ जाती है, तभी उसके पीछे से उसकी जेठानी आकर उसका सारा खाना गिरा देती है। रसोई की खिड़की खुली होती है। थोड़ी देर बाद जब प्रिया रसोई में आती है, सारा खाना गिरा हुआ है। खिड़की के बाहर एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। ये सब देखकर वो हक्की बक्की रह जाती है और रोते हुए कहती है, ये जरूर इस बिल्ली ने गिराया होगा, यहाँ तो कोई और है ही नहीं। हे भगवान, ये इतना सारा खाना कैसे गिर गया? मैंने इतनी मेहनत से बनाया था, अब तो पैसे भी नहीं है सामान लाने के लिए। हे भगवान, मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? अब मैं पैसे माँ जी से मांग भी नहीं सकती। ये सब क्या हो गया भगवान? प्रिया ने जो 5 तरह का खाना बनाया था, अब वो खाने लायक नहीं रहा। प्रिया कूड़ेदान में सारा खाना फेंक देती है और अपने कमरे में जाकर सोचती है कि अब क्या किया जाए। प्रिया अपने पति के पास जाती है और उसे सारी बात बताते हुए कहती है, मुझे कुछ पैसे चाहिए खाना बनाने के लिए। जो खाना मैंने बनाया था वो तो सारा खराब हो गया, मुझे फिर से दोबारा बनाना पड़ेगा। क्या कहा तुमने? खाना खराब हो चुका है? ऐसे कैसे हो गया? आज से पहले तो नहीं हुआ। रवि को सारी बात बताती है क्या हुआ जब वो रसोई घर में गई थी। अरे तुम तो जानती हो ना कि मेरा काम सही नहीं चल रहा है, तो कहाँ से लाके दूंगा तुम्हें पैसे? मेरे पास कोई पैसे है ही नहीं। मेरे हालात ऐसे है ना, कोई भिखारी आकर मुझसे 10 रुपए भी मांगे तो उसको देने के लिए 1 रुपया नहीं है मेरे पास। तो फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? इतने पैसे कहाँ से लाऊं मैं? देख लो यार, कोई दूसरा बंदोबस्त कर लो या फिर माँ को जाके सच बता दो, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा। ये सुनकर प्रिया परेशान हो जाती है। तभी वो मंदिर में जाती है और भगवान जी के पास जाकर रोती है। तभी उसकी नजर उसके गले में पड़ी चेन की ओर जाती है। वो उसकी माँ की दी हुई चेन थी। प्रिया सोचती है कि अब यही एक रास्ता है, इसे गिरवी रख कर मैं पैसे ले आती हूँ। वो सुनार की दुकान पर जाती है और पैसे लेकर आती है। घर आने के बाद प्रिया कहती है, आए, मेरी कमर दुख रही है। मुझे तो पते चक्कर भी आ रहे हैं। अभी तो मेहमान के आने से पहले शाम तक मुझे 5 तरह का खाना भी तैयार करना है और आरती के टाइम भोग भी तो लगाना है। प्रिया इतना कहकर जैसे ही आगे बढ़ती है,
तभी अपनी सास मीना से टक्कर खाकर नीचे जमीन पर गिर जाती है। अरे बहू, अरे क्या हुआ तुझे? अरे तू ठीक तो है ना बहू? माँ जी को बताया तो माँ जी तो बहुत परेशान होंगी। हे भगवान, मुझे माफ करना, मैं माँ जी से झूठ बोलने जा रही हूँ। वो माँ जी, मैंने आपको देखा नहीं ना, और मैं काफी ज्यादा थक भी गई हूँ तो खुद को संभाल नहीं पाई। आप ठीक तो हो ना माँ जी? अरे तू मेरी छोड़, मुझे क्या होगा, बस मुझे शाम की चिंता है। बस तू मुझे शाम तक 5 तरह का खाना बना कर दे दे बहू। और हाँ, अच्छा हुआ मैंने तेरी जेठानी को ये जिम्मेदारी नहीं दी, वरना वो तो पता नहीं क्या ही करती। और हाँ, अगर कोई गड़बड़ हुई ना तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अब तू जल्दी से दवाई खा और दवाई खाकर काम पर लग जा। जी माँ जी। दवाई खाकर प्रिया रसोई में जाती है, पर तभी उसका पति रसोई में उससे आकर कहता है, ये तो अच्छा हुआ आज मैं काम पर नहीं गया और छुट्टी ले ली। तुम्हारी तबीयत देख के लग नहीं रहा है कि तुमसे हो पाएगा। एक काम करता हूँ, तुम्हारी मदद करा देता हूँ। अजी आप फिक्र मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी माँ जी ने मुझे 5 तरीके का खाना अकेले बनाने को कहा है, तो मैं कर लूंगी, आप जाइए। अच्छा ठीक है बाबा, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, लेकिन हाँ थोड़ा भाभी से बच के रहना। तुम तो जानती हो वो कितनी चालाक है। वो आए दिन तुम्हें ताने देती रहती है और तुम्हें सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे खाने का सत्यानाश कर दे और माँ से तुम्हें डांट सुनवा दे। मुझे तो लगता है पिछली बार भी उन्होंने किया होगा ये सब, लेकिन छोड़ो, अब क्या ही पता। लेकिन जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ ना, वो कर सकती हैं ऐसा। पैसों का घमंड है बस उनको। अमीर जेठानी रसोई के बाहर छुपकर प्रिया और उसके पति की सारी बात सुनती है और बिना पूरी बात सुने अपने कमरे में जाकर प्रिया को परेशान करने की नई तरकीब सोचती है। इस बार नेहा अपनी देवरानी को सीढ़ियों पर तेल लगाकर गिराने की सोचती है। अरे नहीं, वो दीदी ऐसी नहीं है, वो तो बस मुंह से ही बड़बड़ करती रहती है। आप जाओ, मैं कर लूंगी अकेले सब। प्रिया जल्दी जल्दी दोबारा सारा खाना बनाती है। थोड़ी ही देर में उसका सारा खाना फिर से बनकर तैयार हो जाता है और वो खुश होती है। दूसरी तरफ नेहा सीढ़ियों पर तेल डाल देती है प्रिया को गिराने के लिए। तभी नेहा का पति घर आते ये सब देख रहा होता है, लेकिन वो उस टाइम कुछ नहीं कहता। उसे अंदाजा नहीं था कि नेहा कुछ बड़ा करने वाली है। प्रिया भगवान का शुक्रिया कर ही रही होती है, तभी उसकी जेठानी रसोई में आती है। अरे देवरानी जी, आप कितना थक गई होंगी। एक काम कीजिए, आप हाथ मुंह धोकर थोड़ा आराम कर लो, बाकी यहाँ की सफाई मैं संभाल लूंगी। हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हो, मैं भी काफी ज्यादा थक गई हूँ। प्रिया अपने कमरे की ओर जाती है। जैसे ही सीढ़ियों पर चलना शुरू करती है, उसका पैर एकदम फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसकी आवाज सुनकर उसका पति वहां आता है और दूसरे कमरे में ले जाता है। वहीं नेहा कहती है, अब आया ना मजा। हाँ, बड़ी आई मुझसे पंगा लेने वाली। रवि डॉक्टर को फोन करके घर बुलाता है और डॉक्टर कुछ दवाइयाँ देता है। घबराने की कोई बात नहीं है, बस हल्की चोट है। ये दवाई खिलाना, शाम तक ठीक हो जाएगी। तभी ये सब देख सोनू का बड़ा भाई मुकेश उसे सारी बात बताता है कि आते टाइम उसने क्या देखा नेहा को सीढ़ियों पर करते हुए। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। पहले तो वो अपनी बीवी प्रिया से कहता है, प्रिया तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ जल्दी आइए। माँ देखिए जेठानी ने अपनी देवरानी के साथ क्या किया है। सास कमरे में आवाज सुनकर आते हुए कहती है, क्या हुआ बेटा, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? और ये बहू ऐसे क्यों लेटी है? हुआ क्या इसे? अभी आपको पता चल जाएगा। तभी सोनू अपनी भाभी नेहा को आवाज लगाता है। जब वो आती है तो सब बताता है कि कितनी चालाकी से उसने प्रिया को गिराया और सब उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, निकल जाओ तुम मेरे घर से, इस घर में रहने लायक ही नहीं है तुम इतना गिर जाओगी, मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था।
तुम अमीर हो तो उसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी को समझो ही ना। मुझे माफ कर दो। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। आपको कोई जरूर गलतफहमी हुई है मुकेश। मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, आगे से कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। नेहा बहुत रोती है, लेकिन उसकी कोई एक बात नहीं सुनता। सास नेहा का हाथ पकड़ उसे बाहर ले जाती है और वहीं बेहोश प्रिया होश में आती है। नेहा के रोने की आवाज सुनकर वो कहती है, क्या हो रहा है ये सब? दीदी क्यों रो रही है? रवि सारी बात बताता है कि कैसे जलन और घमंड के चलते उसने तुम्हें मारने की साजिश की। ये सुनकर प्रिया को यकीन नहीं आता और वो बाहर जाती है और कहती है, माँ जी दीदी को छोड़ दीजिए। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो कभी मेरे साथ कुछ कर ही नहीं सकती। हाँ, दीदी कुछ भी बोल देती हैं, लेकिन मेरी जान नहीं ले सकती दीदी। मुझे दीदी पर पूरा भरोसा है। आज दिवाली के दिन लक्ष्मी घर से बाहर नहीं जाती। मैंने 5 तरीके का खाना बनाया माँ जी। सब मिलकर भगवान जी को भोग लगाते हैं। देखा, इतना सब होने के बाद भी तेरी देवरानी तुझे बचा रही है, लेकिन तू कठोर दिल उसे मारना चाहती थी। मुझे माफ कर दे प्रिया, मैं अहंकार में अंधी हो गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दे। तू जो सजा देगी मुझे वो मंजूर है। मैंने ही तेरा 5 तरह का खाना खराब किया और मैंने ही तेल लगाकर तुझे गिराया था। मैं तेरी अपराधी हूँ प्रिया, मुझे माफ कर दे। ये सब सुनकर प्रिया नेहा को माफ कर देती है। नेहा को गले लगाकर कहती है अपने पति और माँ जी से, माँ जी मुझे दीदी से बिल्कुल भी शिकायत नहीं है, क्योंकि ये जैसी भी हैं मैंने इन्हें अपनी बड़ी बहन जैसा समझा है। भले ही दीदी से मेरी बहस या फिर लड़ाई हो, मैंने इन्हें माफ किया और चाहती हूँ आप सब भी इनको माफ कर दो और हम सब मिलकर भगवान जी को 5 तरह के खाने का भोग लगाएं और साथ मिलकर दिवाली मनाएं। सब नेहा को माफ कर देते हैं, फिर मिलकर भगवान जी का भोग लगाते हैं। सारे मेहमान आते हैं दिवाली मनाने और 5 तरह का खाना खाकर सब प्रिया की वाहवाही करते हैं और दोनों बहुएं बहनों की तरह रहने लगती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।